हाँ, नमस्कार। गणेश भाई को नमस्ते, हितेंद्र जी शर्मा लाइव आ चुके हैं। कला भाषा संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश। उमा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच एक सहभागी के रूप में शामिल हुए। हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी द्वारा चलाई जा रही ये जो संवाद विमर्श साहित्यिक कड़ी में आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। डॉक्टर करम सिंह जी, सचिव भाषा अकादमी, हृदय से स्वागत आपका सर। रविंद्र कुमार जी शर्मा, जुड़ना शुरू हो गए हैं लोग सभी। जिस तरह से सरकार की एक कल्पना रही है और अकादमी का एक ध्येय रहा है कि इस महामारी के दौर में, जिस महामारी के प्रभाव से पूरा विश्व जो है वो एक सहम सा गया है, ज़िंदगी थम सी गई है, रुक सी गई है। जिस तरह ज़िंदगी पूरे तीनों जल थल और आकाश, बहुत सारे लोग, वीरेंद्र वीर भाई, दीप्ति, सारस्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों साधनों के माध्यम से बड़ी तेज़ गति से अपनी जीवन यात्रा को चला रही थी। इस कोविड-19 को लेकर के वैद्य जी, के दीप्ति, सारस्वत जी हाँ जुड़ना शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस कड़ी में मेरे साथ जुड़े हैं। हृदय से आपका स्वागत है, धन्यवाद है। चाहे जल हो, थल हो, आकाश हो, तीनों मार्ग से जब आदमी अपनी यात्रा कर रहा था, अचानक एक ऐसा विषाक्त वातावरण तैयार हो गया विश्व में, जिससे पूरा संसार सहम सा गया, सृष्टि सहम सी गई और हमारा देश भारत भी अछूता नहीं रहा। इसी सहमे हुए वातावरण को देखते हुए कला भाषा संस्कृति अकादमी हिमाचल प्रदेश ने साहित्य कला संवाद के माध्यम से एक विमर्श शुरू किया, और जिस विमर्श के लिए आप लोगों ने सभी ने, पुष्पलता मैम आपका भी स्वागत है, सभी लोगों ने भरसक सहयोग दिया और आगे भी देते रहेंगे। और इसके लिए मैं एक साहित्य का पाठक होने के नाते, साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते आप कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को और सफल बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और साथ में अपना आशीष भी दिया। और जैसे ये सृष्टि हमारी सहम सी गई, तो इस सहमे हुए वातावरण में हम कैसे अपने जीवन को चलाएं, और इस जीवन को चलाने के लिए हमारे पास क्या सूत्र होने चाहिए, क्या आधार होने चाहिए, क्या निकष प्रतिमान या मानदंड होने चाहिए। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से इस सहमे हुए वातावरण में, मनोज कुमार मेहता जी, प्रणाम प्रणाम बड़े भाई, सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे। राहुल प्रेमी हमारे विद्यार्थी हैं संजोली कॉलेज से। तो इस सहमे वातावरण में सबसे बड़ा राकेश कोरला जी, प्रणाम सर, उत्तम प्रयास कहा, बहुत हीरा सिंह कौशल जी, सब जुड़ रहे हैं। तो साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो हमें मन में शांति देता है, क्योंकि जब आदमी सहम जाता है तो सहमे हुए वातावरण में कहीं ना कहीं आदमी को एक आधार चाहिए होता है कि जहाँ वो अपने आप को स्थित रख करके अपने जीवन के बारे में, अपने समाज के बारे में और अपने क्रियाकलाप के बारे में सोचना शुरू कर दे। प्रमोद कुमार, हर्ष जी, हीरा सिंह जी, कौशल, बहुत धन्यवाद। सभी लोग काफ़ी जुड़ना शुरू हो गए। आप सब लोगों का हृदय से आभार। हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी की इस कड़ी में जो हमारा आज ये शाम आप लोगों के बीच मैं आपके साथ एक विमर्श के रूप में आज हम चर्चा करेंगे। कोई कविता पाठ वगैरह मैं नहीं करूँगा, एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ। उसके लिए आगे हमारे होंगे नवीन जी है, हल्दोनी साहब, डॉक्टर लालचंद जी, प्रणाम सर। तो जब आदमी सहम सा जाता तो वो कहीं ना कहीं, हमारी बात चल रही थी, कहीं ना कहीं वो आधार ढूंढने का प्रयत्न करता। तो आधार सबसे बड़ा है साहित्य, संगीत और कला। तो कला भाषा संस्कृति अकादमी इन तीनों विधाओं के माध्यम से समाज को और प्रांत को और देश को जोड़ना चाहता। रोशन विक्षिप्त जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप हमारे साथ जुड़े, हृदय से आभार आपका। तो आज जो जिस कड़ी के आधार पर हम ये बातचीत शुरू कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो अकादमी का मैं हृदय से आभारी हूँ। अकादमी एक लंबी यात्रा तय करके आज अपने 50 वर्ष
की ओर अग्रसर है। 50 मतलब कि 5 दशक अकादमी के व्यतीत होना सबसे बड़ी बात है ये। और इसमें हर एक सदस्य ने, जब से अकादमी शुरू हुई तब से हर एक व्यक्ति ने अपनी एक अहम भूमिका दी है। इसके लिए मैं सभी वरिष्ठ जो अकादमी के जो सदस्य रहे हैं, जिन्होंने अकादमी के लिए अपना पूरा सब सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनको मैं स्मरण करता हूं कि ये जो आज अकादमी जिस दिशा की ओर जा रही है, ओम प्रकाश शर्मा जी प्रणाम सर, जिस दिशा की ओर अकादमी जा रही है उस दिशा में इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है, जो इस 5 दशक की यात्रा में सहभागी रहे हैं। और इस अकादमी ने कला, भाषा और संस्कृति के साथ संगीत के क्षेत्र में भी उन प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयत्न किया है। और यही प्रतिभा आज इस सहमे हुए वातावरण में हम आप और लोगों के बीच में आकर के हमारे मन को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों का हृदय से नमन। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सृष्टि है, सभी जो साहित्य जो विद्वत जन, ये सृष्टि जो है ये हर कालखंड में एक संक्रमण के काल से गुजरी है। ललित भारती प्रणाम भाई साहब। ओम प्रकाश शर्मा बड़े भाई प्रणाम। आपका आशीष सदा सर्वदा से मेरे साथ। मनोज शर्मा जी कह रहे हैं अति सुंदर। नहीं, आपके प्रश्न भी हैं, जो भी होंगे वो मैं अब पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ उसका उत्तर दूं, और जो जितना मुझे आता है वो मैं पूरा प्रयास करूंगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो सृष्टि है, ये जितने भी कालखंड इसमें रहे, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ, जब से मानवता का आरंभ हुआ, तब से संक्रमण रहा है, तब से कुछ ना कुछ अवरोध मानवता में रहे हैं। आज 21वीं सदी का ये हमारा दूसरा दशक जो चल रहा है, इसमें एक कोविड-19 का एक संक्रमण आ गया। मानवता के प्रारंभ से लेकर के जब तक मानव जाति रहेगी तब तक संक्रमण रहेंगे। और इन प्रभावशाली जो जो हमारा जो संक्रमण, इनको इनको दूर करने के लिए इनका सामना हम कैसे करें। सत्यनारायण स्नेही भाई प्रणाम। इनके लिए सबसे बड़े शस्त्र क्या है? तो सबसे बड़े शस्त्र हमारे हैं वो साहित्य, संगीत और कला ही है। क्यों? क्योंकि हमारे चिंतन में कहा भी है कि साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु। तो इस प्रकार से अकादमी जैसी संस्था व्यक्ति को साहित्य से, कला से और संगीत से जोड़ने का प्रयत्न करता है। उससे क्या होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। इसलिए विकास के साथ साथ साहित्य ने नए रूप भी दिए हैं और नए आयाम भी दिए हैं, जिसमें हमारी कविता भी आती है, गद्य भी आते हैं, पद्य भी आते हैं। यदि हम हिंदी साहित्य की बात करें, 1200-1300 वर्ष का है हमारा कालखंड हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसमें हमारी कविताएं भी रहती हैं, जिसमें हमारे निबंध भी रहते हैं, जिसमें हमारे उपन्यास भी रहते हैं, जिसमें हमारी कहानियां भी रहती हैं। उन सभी विधाओं के माध्यम से उन समस्त साहित्यकारों ने समाज को एक दिशा देने का प्रयत्न किया है। और इस सहमे वातावरण में पोमीला ठाकुर जी प्रणाम। हाँ, जय नारायण कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुभकामनाएं दी। तो इस प्रकार से इंद्रदेव नीरस, इन्होंने भी, ओम ओम प्रकाश शर्मा जी, चलो कोई बात नहीं, सरस करेंगे इसे। तो ये जो साहित्य है, ये कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका गद्य हो, पद्य हो, उसमें तेजी राम कश्यप जी भी, बहुत सारे लोग इसमें जो हमारे साहित्य के विद्वान हैं वो इस कार्यक्रम में मेरे साथ बिल्कुल साथ जुड़े हैं और मुझे आशीष दे रहे हैं। और जय नारायण कश्यप जी प्रणाम सर। तो इस प्रकार से जो हमारा गद्य और पद्य जो विधाएं हैं, जो हमारा उपन्यास है, कहानी है, कविताएं हैं, और चाहे वो गीत हो, चाहे वो गज़ल हो, इसके माध्यम से साहित्यकार ने कुछ न कुछ देने का प्रयत्न किया है। तो मुझे याद आ रही है, मैं शुरुआत करना चाहूँगा, चाहे हमारे हिंदी साहित्य का आदिकाल हो, तो आदिकाल की कुछ कम पंक्तियाँ हम लेते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं। देखिए, जब हमारा अब जो हमारी प्राचीन आर्य भाषा है, तो वहाँ से भी कुछ कवि की मुझे पंक्तियाँ याद आ रही है। तो एक दो सहेलियों का वार्तालाप चल रहा है, और वहाँ देखिए किस प्रकार से कालखंड को वो कैसे एक दूसरे में साझा कर रही है। वहाँ भी संक्रमण देखिए। और एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को कह रही है, क्योंकि पति जो है वो युद्ध के लिए निकल पड़ा है, और उस वीरत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक सहेली अपनी सहेली के माध्यम से अपने भावों को कैसे व्यक्त कर रही कि भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारी, मतलब भला हो गया, मेरे पति मर गए हैं। ठीक है ना जी। तो इस पर बहिणी हमारा कंतु, बहिणी का मतलब बहन, हमारा कंतु मर गया, हमारे जो पति हैं, हमारे जो परमेश्वर हैं, जो मेरे जीवन साथी है, वो युद्ध में निकल गए हैं। अब देखिए, हर एक कालखंड में एक संक्रमण रहता है। तो इस प्रकार से दोनों सहेलियां, दोनों इस प्रकार से जो मित्र हैं वो बात कर रही है कि भला हुआ कि वीर गति को वो प्राप्त हुआ। यदि वो युद्ध से छोड़ करके घर आते तो मुझे समाज के अनेक प्रकार के उल्हानों का सामना करना पड़ता। तो किस प्रकार से आदिकाल में भी कवियों ने इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है कि जिससे समाज को एक दिशा मिले। आज जो जितने भी हमारे विद्यार्थी इसमें जुड़े हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिनके माध्यम से
रूपेश्वरी शर्मा जी मंडी से जुड़ चुके, इनको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो हमारे नए साहित्यकार हैं, जो जो हमारे नए कवि हैं, जो हमारे युवा साहित्यकार हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो अकादमी हमारी इतने वर्षों का जो यात्रा तय करके आज यहाँ पहुँची हैं, 50 वर्ष का सफ़र एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र होता है। उस सफ़र को करते बाद में कविताएं तो सुनानी पड़ेगी, करम सिंह जी कहते हैं, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि मुझे कहा है कि आपने सामान्य रूप से बातचीत करनी है, बाकी जो हमारे कवि हैं, जो हमारे साहित्यकार, वो आगे, क्योंकि ये कड़ी चलती रहेगी, तो मैं नए साहित्यकारों को, जो युवा साहित्यकार, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस अकादमी की यात्रा को देखें। इस अकादमी में जो इस प्रकार के जो हमारे आधार रहे हैं, जो अधिष्ठान रहे हैं, जिन्होंने अकादमी को यहाँ तक पहुँचाया प्रारंभ से लेके आज तक, उसमें हमारे जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उसमें जो हमारे ऐसे नामचीन साहित्यकार हैं जिन्होंने इस हिमाचल प्रांत को पूरे प्रदेश में ही नहीं अपितु विश्व के उन विश्वविद्यालयों में ला खड़ा कर दिया जहां हम अपने साहित्य को कहीं ना कहीं अपने हिमाचल के साहित्य को देखते हैं। तो इसलिए साहित्य जो है ये संक्रमण काल का एक ऐसा शस्त्र है। इंद्र सूर्यान साहब बहुत बहुत बधाई कह रहे हैं, भाई साहब प्रणाम, ये हमारे विश्वविद्यालय के साथी हैं। तो इस प्रकार से जब भी कोई संक्रमण होता है तो किस प्रकार से कवि, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मुझे कामायनी की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। जब जयशंकर प्रसाद जी कामायनी लिख रहे हैं तो वहां संक्रमण देखिए। संक्रमण क्या है कि पूरा विश्व जो है, पूरा संसार पानी से डूब चुका है और मनु हिमालय में अकेले हैं। और प्रसाद उस स्थिति को, उस संक्रमण की स्थिति को कैसे व्यक्त कर रहे हैं और वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो संदेश दे रहे हैं कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर, हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाह। शब्द देखिए। और उन युवा साहित्यकारों को मैं कहना चाहता हूं कि केवल एक कविता पढ़ करके अपने जीवन को इतिश्री ना करें कि आप उस कविता को कालजयी कैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कामायनी के इस उदाहरण को आप लोगों के सामने रखा है। प्रिय जो मेरे विद्यार्थी बीच में मुझे देख रहे हैं, आचार्य मनोज शैल जी प्रणाम भाई साहब। तो इसलिए जब भी आप किसी शब्द को कविता के माध्यम से रखें तो वो शब्द दूर तक, देर तक कैसे जीवित रहे। जीवित रहने के लिए आपको प्रतीक और आपको संयम और आपको सचेत होकर के उस शब्द की साधना से होकर के गुजरना पड़ेगा। क्योंकि हमारे चिंतन में कहा कि शब्द ब्रह्म होता है, नाद ब्रह्म है। तो जब प्रतीक आपका बहुत व्यापक होगा तभी वह शब्द कविता के माध्यम से आपका दूर तक रहेगा। तो मैं कामायनी के संक्रमण के बारे में कह रहा हूं कि प्रसाद जी किस प्रकार से, किरण गुलेरिया जी प्रणाम, किस प्रकार से संदेश दे रहे हैं। 1936 का समय है, हम स्वतंत्रता के नजदीक भी, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं और साथ में दूसरा विश्व युद्ध है, संक्रमण है। देखिए आज कोविड का संक्रमण है और पहला विश्व युद्ध हो चुका, दूसरा बिल्कुल होने वाला है। तो दो विश्व युद्ध के बीच का समय, और प्रसाद जो है मानवता को संदेश दे रहे हैं। संदेश क्या दे रहे हैं कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा है प्रलय प्रभा। देखिए शब्द देखिए, और आज भी जीवित है। आज देखो प्रसाद ने 1936 में कामायनी लिखी और 2020 में ये शब्द कितने प्रासंगिक है। ये है शब्द साधना, ये है कालजयी रचना। तो जब तक ऐसी कालजयी रचनाएं हम नहीं समाज तक रखेंगे तो आने वाला जो संक्रमण, क्योंकि कहा भी हर एक काल में संक्रमण आता रहेगा, जब इस प्रकार का वातावरण रहेगा, विषाक्त वातावरण रहेगा, और जब वर्षों पहले की रचना हम समक्ष रखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आज के काल को खंड को देख करके ये लिखी गई हो। तो इस प्रकार की साधना से हमें गुजरना पड़ेगा। हम केवल शब्द जाल में जा करके अपनी कविता पढ़ करके खत्म हो गई, उसके बाद दूसरे दिन हम भूल जाते हैं। इससे साहित्य जीवित नहीं रह सकता। इससे साहित्य जो है वो हमारे पथ का प्रदर्शक नहीं हो सकता, हमारे पथ का पाथेय तैयार नहीं कर सकता, वो हमें दीपक के रूप में प्रकाश नहीं दे सकता। इसलिए आप देखिए, उसके बाद में दोबारा कामायनी में आता हूं, दूसरी पंक्ति आगे राहुल देव प्रेमी प्रणाम कर रहे हैं, जहानवी बेटी का वो भी जुड़ी हुई है। उसके बाद देखिए, नीचे जल था ऊपर हिम था। अब कल्पना देखिए, भाव बुद्धि कल्पना और शैली के संयोग का नाम कविता होता है। और इसमें शब्द संयोग और प्रतीक देखिए, जब प्रतीक व्यापक होता है वही कालजयी होता है। तो कालजयी बनने के लिए आपको करुणा के आगाध सागर को भी पार करना होगा, तभी आप शब्दों के माध्यम से बुद्ध बन सकते हो। तो नीचे जल था ऊपर हिम था। अब देखिए, एक तरल एक सघन। शब्द देखिए, एक तरल है एक सघन है, एक ठोस है एक तरल है। अब दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता, और साथ में कहो इसे जड़ या चेतन। अब देखिए, पूरी सृष्टि जल से डूब चुकी है और प्रसाद इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं 1936 में, और 2020 में यही शब्द देखिए
आज भी हम एक पूरा विश्व जो है वो एक ऐसे संक्रमण से डूब चुका है, और ऐसा डूब चुका है कि हम बाहर निकलने के लिए भी अब थोड़ा सा एक नियम के आधार पर निकलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शब्द के माध्यम से अपने आप को, यदि हम साहित्यकार हैं, यदि हम कला भाषा संस्कृति अकादमी से जुड़े हैं, यदि हम एक कवि के रूप में अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, यदि हम, हाँ, प्रतिभा शर्मा जी, यदि रविंद्रनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े बीच में। यदि हम एक कवि के रूप में अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, यदि हम कवि के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यदि हम एक कहानीकार के माध्यम से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो हमें एक प्रेमचंद की कहानी कफन की तरह हमें वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैं आगे आऊँगा। तो हमें कैसे करना पड़ेगा? हमें एक अपने जनून में रहना पड़ेगा। मुझे बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हो जाने दे गर्क नशे में, मत पन्ने दे फर्क नशे में। तो ये नशा वह नशा नहीं है जिसे हम कुछ लोग अपने दुख को दूर करने के लिए प्रयोग करते, वो नशा नहीं है। यहाँ नवीन कहते हैं कि जब भी कवि अपने शब्दों के माध्यम से किसी रचना को व्यक्त कर रहा है या किसी कालखंड को देख करके अपनी रचना को समाज के सामने रख रहा है, तो उसको वहाँ उस नशे के आधार पर जुड़ना होगा। हम बैठे हैं एक कमरे में और किसी किसान का वर्णन कर रहे हैं, और वही एक मेरे मित्र ने कहा, पिछले कल हम बातचीत कर रहे थे कि 6 आंखें और 10 पाँव और 2 हाथ, इस प्रकार की कविता का वर्णन कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं कि किसान हल बैलों के माध्यम से चला रहा है। पर यहाँ नवीन ने एक, देखिए, नवीन ने एक एक उदाहरण दिया हमें कि हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे वर्क नशे में। जब हम शब्दों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं, और कवि जब समाज में घटित हो रही घटना को अपनी आंखों के माध्यम से देखता है, और उन आंखों के माध्यम से देखे उस दृश्य को देखता है, और जब उसे अपनी बुद्धि के माध्यम से और उसके बाद अपनी कल्पना के माध्यम समझौता है, तो तभी वो पंत बनता है। और पंत क्या कहते हैं? देखिए, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया। किस प्रकार से एक संक्रमण काल में, किस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति वेदना से होकर के गुजर रहा है, पीड़ा से होकर के गुजर रहा है, हितेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे, देखिए, पंत कैसे उदाहरण दे रहे हैं, छायावाद के कवि हैं, कि हो जाने दे, माफी चाहूंगा, नवीन ने पहले कहा, ये पंत ने कहा कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रकृति के साथ किस प्रकार से तादात्म्य स्थापित करते, किस प्रकार से रिश्ता स्थापित करते हैं कवि। जब तक हम अपनी कविता के माध्यम से, जब तक हम अपनी रचना के माध्यम से जिस विषय को हम वर्णित कर रहे हैं, जब तक हम वहाँ अपने तादात्म्य को स्थापित नहीं करेंगे, जब तक हम उसे आत्मसात नहीं करेंगे, हमारी कविता कालजयी नहीं हो सकती। हम कफन जैसी कहानियाँ नहीं लिख सकते, हम माँ पढ़ती है जैसी कहानियाँ नहीं लिख सकते, हम ऐसी कहानियाँ नहीं लिख सकते जो मुख में रही हो। एक मध्यकाल का एक संत, एक मध्यकाल का एक ऐसा संत समाज सुधारक, कबीर की ओर मैं आना चाहता हूं। देखिए, कबीर के उस वक्त भी संक्रमण रहा है। जब कबीर एक ऐसे चौराहे में खड़े थे, संक्रमण इसलिए क्योंकि कला भाषा संस्कृति अकादमी के माध्यम से ये विमर्श इसलिए है कि संक्रमण में हम अपनी रचनाओं को जब हम समाज के समक्ष रखते हैं, समाज उस रचना को किस प्रकार से लेता है और किस प्रकार से अपने मन को शांत करता है। मध्यकाल के कबीर को देखिए आप लोग, एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं, जब एक तरफ देखते हैं तो ब्राह्मणत्व है, और दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ हिंदुत्व है, तीसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ ज्ञान की एक धारा चल रही है, चौथी तरफ देखते तो वहां जाति प्रथा का एक सबसे बड़ा एक खाई खड़ी है। कबीर बीच में खड़े तो वो क्या कहते हैं, वो घोषणा करते हैं मध्यकाल के संत, और वो भी सबसे बड़ा संक्रमण था। जैसे आज एक कोविड संक्रमण है, आज पूरा विश्व इस कोविड-19 को लेकर के लड़ रहा है। पूरा विश्व जो है, मुझे लग रहा है, जो आज आप सभी लोग देख रहे हैं, चाहे साहित्य की दृष्टि से, चाहे विज्ञान की दृष्टि से, चाहे तकनीक की दृष्टि से, इस संक्रमण काल में विश्व 2 गुटों में बंट चुका है, आप सभी देख रहे हैं। तो वैसा ही मध्य युग देखिए, वहां भी दो 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 धाराएं हैं, दो वैषम्य है, दो विचार हैं, और दो विचार के बीच में कबीर खड़ा। और कबीर क्या कहता है, कबीर कबीर का उदाहरण देखिए। कबीर ने कहा कि कुछ नहीं करना, साईं साईं मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जो अंधी दौड़, जो अंधा लालच समाज जो 2 भागों में बांटा है, तो मध्यकाल का एक संत कह रहा है, और किस प्रकार से उस संक्रमण के माध्यम से उस संक्रमण काल को देख करके समाज को एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहा है। ये साहित्य है, ये कला भाषा संस्कृति अकादमी का देह है, जो 50 वर्षों की इस यात्रा तय करके आज इस रूप में पहुंचा है। हाँ, इसमें कमियां खामियां रहेंगी। खामियां इसलिए रहेंगी कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है उसमें कमियां रहती। तो आप सभी लोग जो राजेश सारस्वत जी सभी इसमें जुड़े हैं, आपका सबका बहुत धन्यवाद। आप सभी, क्योंकि आप ही लोगों की वजह से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। कला भाषा संस्कृति अकादमी के एक सदस्य होने के नाते जो मुझे एक जिम्मेवारी आप सब लोगों ने दी है, एक साहित्य का शिक्षार्थी होने के नाते मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि जो भी मेरे शिक्षार्थी हैं, जो भी मेरा युवा साहित्यकार है, जो मुझसे होकर के गुजरता है, वो ऐसा शब्द साधक बने कि
अपनी रचना के माध्यम से यदि आने वाला वर्ष जो इस प्रकार से, क्योंकि रहेगा ऐसा, मानवता के साथ संक्रमण रहेगा, मानवता के साथ वेदना रहेगी, मानवता के साथ युद्ध रहेगा, क्योंकि जब दो शक्तियां आपस में टकराहट करती है तो वहां संघर्ष रहेगा। संघर्ष ही जीवन का नाम है। जब तक संघर्ष रहेगा तब तक टकराहट भी रहेगी, तब तक मत एक नहीं होगा। पर हमें मनभेद नहीं करना है, क्योंकि मनभेद और मतभेद में अंतर होता है। मतभेद रहना चाहिए। जब मतों में भिन्नता होगी तभी हम एक अच्छा विकास ला सकते, एक अच्छे पाथेय का निर्माण कर सकते हैं। मनभेद से वैषम्य होता है, मनभेद से मानवीय रिश्ता खत्म हो जाता है। रविता चौहान जुड़ी है, आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रतिभा जी, राजेश, सारस्वत जी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो हम कहना चाहते थे कि इस प्रकार से हमें कैसे अपनी जीवन की उस संक्रमण को कैसे दूर करना है। तो इसके लिए हमें कबीर जैसे उस साधना के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो कहते हैं, साईं मुझे इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। इस प्रकार से ये संदेश है। और उसी के बाद रीतिकाल का बिहारी देखिए, बिहारी क्या कहता है, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। अब देखिए वहां क्या था, वहां श्रृंगार था, वहां भी एक संक्रमण था। पर बिहारी ने नीति, भक्ति और श्रृंगार के माध्यम से, एक नैतिकता के पथ के माध्यम समाज को क्या संदेश दिया, संक्रमण था। तो इस संक्रमण में साहित्य एक ऐसा शस्त्र है, एक ऐसी संजीवनी है। और उस संजीवनी, वो संजीवनी आप लोगों के पास है प्रिय मित्रों, प्रिय साहित्य के विद्वानों, वो आप लोगों के पास है, क्योंकि आपके पास ही वो शस्त्र है, आपके पास ही वो रामबाण है, जो इस कोविड-19 जैसे, ओम प्रकाश शर्मा जी भी देख रहे हैं, प्रणाम सर। इस संक्रमण को दूर करने के लिए आप मानवता को जो सहम सी गई है, उसे आप एक पाथेय दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जब आदमी सहम सा जाता है। 3 महीने हमें होने वाले हैं, 2.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है, तो उसमें अनेक प्रश्न उठना स्वाभाविक है मनुष्य में, के मन में। तो इसलिए साहित्य और आप लोगों की और हमारी एक भूमिका है कि हम इस भूमिका का निर्वहन करते हुए हम बिहारी, कबीर या पंत या ऐसी रचनाएं, या नवीन जैसी, नवीन क्या कहते हैं, मैं बिहारी पर दोबारा आऊँगा फिर, शर्मा नवीन क्या कहते हैं, कवि की पंक्तियां देखिए, गणेश भाई प्रणाम। कवि की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्तियां देखिए कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। शब्द देखिए, शैलजीन प्रणाम। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। देखिए विरत तो देखिए यहाँ, जब हम कविता का वाचन करते हैं, जब हमारे विचार जो है, जब हमारे अंदर से निकलते हैं, अंतर से निकलते हैं, जब हमारे मुख विवर से बाहर निकलते हैं, और वो ब्रह्म का वो एक विस्तार देता है समाज के बीच में। तो नवीन किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, नवीन का जो कालखंड रहा है वो भी हमारा छायावाद के साथ साथ का रहा है। तो उन्होंने कहा कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। वाजपेयी जी की कोई रचना मैं सुनाऊंगा, करम सिंह जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार से ये कालजयी रचना रही है। उसके बाद देखिए रायदेव प्रसाद पुरुण, कितने कैसे रचनाकार हमारे देश के रहे हैं। और भारतेंदु ने क्या कहा है, सबसे बड़ी बात में, जो युवा साहित्यकार मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, वो वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य में जरूर रहें, क्योंकि आप लोग आने वाला उत्तराधिकार साहित्य का आप हैं। इंदु नवनीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए राय देवी प्रसाद पुरुण क्या कहती कि भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, आलस का जंजाल जरा देखो है कैसा। अब देखिए समाज को हम कैसे उठा रहे हैं, समाज को हम कैसे जागृत कर रहे हैं। आज कुछ ऐसा भी हो गया है, बहुत सारा वर्ग ऐसा भी हो गया, मैं कहना चाहूंगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमारा हिमाचल बहुत शांत प्रदेश है, यहाँ साहित्य रचना अच्छी। मनाक्षी फेतपुर प्रणाम मैम, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मंजुल जी जुड़ गए हैं, शर्मा मंजुल जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ही लोगों की वजह से हम आज यहाँ, वीरेंद्र भाई वीर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि साहित्य जो है वो, हिमाचल ने साहित्य की सेवा की है, सर्जना की है। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, बीच में हमारी बातचीत चलती रहे, मैं सुनाऊंगा वाजपेयी जी की कविता भी सुनाऊंगा, कुछ अपनी भी सुनाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल ने हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में बहुत सारा काम किया है। जब भी मुझे बाहर जाने का आप लोगों के आशीर्वाद से मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं हिमाचल का साहित्यकार, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह बनाई है या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह बनाई है। बहुत ऐसे साहित्यकार, ऐसे शब्द साधक हमारे प्रांत में हैं, पर होता क्या है, अच्छी समीक्षा ना होने के कारण, उस रचना की अच्छी व्याख्या ना होने के कारण, वो हमारा साहित्यकार, वो हमारा रचनाकार
बाहर के प्रदेशों में अपनी जगह नहीं बना पाता। इसलिए जो मेरे युवा साहित्यकार जो मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे शिक्षार्थी मुझे सुन रहे हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार जो हमें आज देख रहे हैं, जो इस कार्यक्रम का हमारा आज हिस्सा है, जो हमें आशीष दे रहे हैं, इनके सानिध्य में रह करके आप शब्द ज्ञान हासिल करें। आप शब्द ज्ञान के माध्यम से व्याख्या कैसे की जाती है, एक्सप्लेनेशन कैसे की जाती है, उस व्याख्या के माध्यम से ही उस कविता की पहचान पाठकों तक जाती है। एक रचनाकार अपनी रचना को रचित करता है पर वो उसी तक रह जाती है, पर रचनाकार अपनी कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है उसकी व्याख्या ठीक से नहीं हो पाती। जब तक कविता की व्याख्या ठीक से नहीं हो पाती, वह कविता, वह काव्य संग्रह या वो कहानी संग्रह या वो उपन्यास केवल उसी रचनाकार के घर में मेरी तरह जो पीछे पड़ा है, पीछे जो किताबें पढ़ी है, ऐसी धूल फांकती रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसे देखते हैं, थोड़ा जब उसमें मट्टी लगी उसे साफ कर देते हैं, पर हमें इन पुस्तकों को, इन रचनाओं को हिमाचल से बाहर ले जाने की ज़रूरत है। और इसका अधिष्ठान, इसका आधार यदि कोई है तो वो हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी है। और ये जो हमारे दीपक कपरेट सर, प्रणाम सर, आप भी मुझे आशीर्वाद देने मेरे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी सीनियर लोग, आप सभी वरिष्ठ लोग, आप ही लोगों की वजह से हम आज यहाँ हैं। तो इसलिए युवा साहित्यकारों के लिए विशेषकर मैं कहना चाहूँगा, कला भाषा संस्कृति अकादमी सदस्य होने के नाते, कि आप शब्द ज्ञान के माध्यम से जो हमारे हिमाचल प्रदेश के जो रचनाकार हैं उनको पढ़ें और उनकी रचनाओं की व्याख्या करें। क्योंकि व्याख्या से आप रचनाकार के नज़दीक जाएंगे कि रचना का मर्म क्या होता है। रचना का मर्म को जब आप जानेंगे तभी आप एक अच्छे आलोचक, एक अच्छे समीक्षक हो सकते हैं। क्योंकि समीक्षा और आलोचना ही रचना की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। रचना तभी जीवंत रह सकती है जब उसमें अच्छा समीक्षक, अच्छी समीक्षा के माध्यम से उन शब्दों की व्याख्या करेगी। तो इसलिए हमें कविता के आलोक में जीना, हमने रचना की आलोक में जीना है। क्योंकि जब भी मुझे लगता है, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है, जब भी मैं बाहर से अंदर आता हूं, मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहता हूं कुछ। इसमें आप मुझे सुन रहे हैं सभी? वैसे कोई समस्या तो नहीं है? कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहे हैं? थोड़ी सिग्नल की समस्या है कि ओम प्रकाश शर्मा जी, भाई साहब आप, पुष्पलता जी देख रहे हैं, पोमिला ठाकुर जी, दीपक कुमार कपरेट साहब, मनोज कुमार मेहता जी, हमारे कॉलेज के हमारे बड़े भाई वीरेंद्र शर्मा वीर, हाँ कर्म, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ मैं कर्म सिंह जी ने कहा, सची महोदय जी ने कि हाँ आप रचना सुनाएं। हाँ, जब भी आप देखिए, जब भी मैं अनुभव लेता हूँ, जब मैं आप कहीं मैं पैदल चलता हूँ, गणेश गनी जी, हाँ ठीक है, ठीक है, आपको सुनाई दे रही है। जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से भीतर आता हूँ, शब्द देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है। हाँ, हितेंद्र शर्मा जी ठीक है, गणेश गनी जी ठीक है, इरशाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं अपने दरवाजे से भीतर आता हूँ तो सामने पड़ी पुस्तकें जो मेरे पीछे हैं। जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से भीतर आता हूं, सामने पड़ी पुस्तकें मुझे चिल्ला चिल्ला कर पूछती है, चिल्ला चिल्ला कर पूछती है। जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से भीतर आता हूं, जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से भीतर आता हूं, सामने पड़ी किताबें चिल्ला चिल्ला कर मुझे पूछती है कि हम यहां से दूर जाना चाहती हैं, उन जंगलों में जहां से तुम मुझे काट कर लाए थे। जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से भीतर आता हूं, सामने पड़ा टेबल अर्थात मेज और कुर्सी मुझे चिल्ला चिल्ला करके पूछती हैं कि हम यहां से दूर जाना चाहती हैं, जहां से तूने मुझे काट करके यहां बिठा दिया। जैसे ही मैं अपने रसोई घर जाता हूं और टपकते हुए नल को देखता हूं, नल की टप टप मुझे कचोटती है, मुझे कचोटती है, मुझे पकड़ती है, मुझे जकड़ती है और कहती है कि मुझे यहां से स्वतंत्र करो और मैं वहां जाना चाहता हूं जहां झरना अपना गीत सुनाता है। जब भी मैं अपने घर के दरवाजे से भीतर आता हूं, ये सारे प्रश्न मुझे अंदर से कचोटते हैं। मैंने कोशिश की थी और इसलिए, और ये मेरे गुरुजी ने कहा, जिन गुरुजनों के माध्यम से मैं आज यहाँ हूँ, जो मेरे वरिष्ठ जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे यहाँ देख रहे हैं और जो मुझे आशीष दे रहे हैं, कि जब तक आप शब्द के माध्यम से अपने आप को उससे जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम साहित्य के उस मर्म को पहचानेंगे नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा कि हमें हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे फर्क नशे में। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उस नशे से होकर के गुजरना पड़ेगा जिस नशे को हम एक शब्द साधन के माध्यम से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हीरा सिंह कौशल जी प्रणाम सर। सभी आप लोगों के आशीष से ही हम आज यहाँ हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं आगे की ओर आना चाहता हूँ, मैं अपनी कविताएं भी सुनना चाहूँगा और इससे पहले मैं
एक और जो है एक आपके बीच एक विषय साझा करना चाहता हूँ। हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी ने एक और कार्य जो है मुझे दे रखा है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं आप सभी लोग, सभी विद्वानों का कृतकृत्य हूँ कि आप लोगों के आशीष से मैं हिंदी साहित्य का एक इतिहास लिख रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास बहुत लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, और जो भी साहित्य प्रेमी है, जो साहित्य के विद्वान हैं, और हिमाचल के हिंदी साहित्य के इतिहास भी बहुत सारे लिख चुके हैं, जिसमें फुल जी ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं अकादमी के माध्यम से, अकादमी के उस अधिष्ठान को लेकर के। मैंने एक कोशिश की है, जो मुझे सचिव महोदय, जो मुझे ओम प्रकाश शर्मा जी, वो जो मुझे वीरेंद्र वीर जी, वो मुझे सारे जो मेरे वरिष्ठ साहित्यकार जो मेरे बंधु हैं, स्नेही जी हैं मेरे बैठे भाई साहब, सुरयान जी हैं, संतोष ठाकुर जी हैं, और मेरे अपने गुरु जी सूर्य प्रसाद जी दीक्षित, जो विश्वविद्यालय लखनऊ के विभागाध्यक्ष रहे हैं, उनके माध्यम से राम सजन पांडे जी, आजकल जो सारे हमारे हिंदी साहित्य के जो हमारे समादृत विद्वान हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो, हिमाचल के रचनाकारों को यदि आपने राष्ट्रीय फलक पर लाना है, राष्ट्रीय धरातल पर लाना है, राष्ट्रीय आधार उन्हें देना है, तो आपको उन साहित्यकारों को कालक्रमानुसार, उनके प्रकाशन वर्ष अनुसार, उनको हिंदी साहित्य के जो इतिहास संपादित, चाहे वो डॉक्टर नगेंद्र का हो, चाहे वो डॉक्टर बच्चन सिंह जी का हो, चाहे वो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का हो, जितने, चाहे वो आचार्य शुक्ल जी के, बहुत पहले हमारा पहले हिंदी साहित्य का जो हिंदी शब्द भंडार था, उसके बाद 1938 के बाद जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जाने जाने लगा। तो अब आप मुझे एक बहुत बड़ा काम दिया उन्होंने कि आप यदि 11वीं शताब्दी से, यदि जो हिमाचल के इतिहास का प्रारंभ, जो जो मुझे लग रहा है कि तब से जो है हमारा चरपटनाथ जी, जो 84 सिद्धों में एक हैं, वो यहाँ आए थे, तब से उन्होंने कुछ यहाँ लिखा, और जो हमें चंबा में प्राप्त होता है, वहाँ से लेकर के, उससे पहले भी कुछ हमारी परंपरा रही होगी, श्रुत परंपरा रही होगी, वहाँ से लेकर के उन्हें जोड़ो, आदिकाल से जोड़ो। हिंदी साहित्य का इतिहास हिमाचल का बड़ा समृद्ध है। वो इसलिए हम, मुझे कहा गया है, दीक्षा मल्होत्रा मैम, प्रणाम मैम, पेरिपोना सरला, गौतम जी साहब, जो रोमेश्वरी शर्मा जी, दीक्षा मैम मेरे प्रिंसिपल रह चुके, इनके आशीष से मैं आज यहाँ हूँ। तो मुझे बहुत बड़ी एक बात कही है कि जो हिमाचल भूमि है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप सभी विद्वानों के साथ अपना ये मन का भाव व्यक्त जो मैं साझा करना चाहता हूँ। मुझे कहा था कि जो हिमाचल है, आदि देव शिव के रास्ते हिमाचल से होकर के जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने। ये उन्होंने कही जो हिमाचल से सुदूर रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो मध्य प्रदेश में रहते हैं, वो कहते हैं कि हिमाचल एक ऐसा प्रांत है जो ऋषि भूमि है। ऋषि का मतलब ऋक, जहां सबसे पहली जानकारी यदि कहीं मिली, वो आपके प्रांत में मिली है मानवता को। और आपके प्रांत का साहित्यकार किसी वाद या वितंडावाद से नहीं जुड़ा है, वो साहित्य मर्म से जुड़ा है। इससे बड़ा आभूषण, इससे बड़ा जो मैं कहता हूं, इससे बड़ा अवार्ड कोई हो नहीं सकता। गणेश गन्नी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है। कितनी बड़ी बात, जो हिमाचल से बाहर का साहित्यकार हमारे लिए सोचता है कि आप देवभूमि के सर्जक हो, आप ऋषि भूमि के सर्जक हो। ऋषि और मुनियों ने यहां तपस्या की है, और यहां तपस्या करके उन्होंने सृष्टि को ज्ञान दिया है। और आपके हिमाचल प्रदेश का जो साहित्य सर्जना है, वो किसी वितंडावाद से नहीं जुड़ी है, किसी वाद प्रतिवाद से नहीं जुड़ी है, वह केवल जुड़ी है तो मानवता से जुड़ी है। बहुत यदि जुड़ी है तो हिमाचल का साहित्य संवेदना से जुड़ा है, संवेदनशील साहित्यकार वहां रहता है। और आदिदेव शिव के दो रास्ते हिमाचल से होकर के गुजरते हैं। एक किन्नर कैलाश जाना हो तो हिमाचल से होकर के जाना पड़ेगा। मणि महेश जाना हो तो हिमाचल से होकर के जाना पड़ेगा। ये उन्होंने मुझे कहा। तो आप ऐसी ऋषि भूमि के साधक हो, तो आपका साहित्य और आपके जो सर्जक हैं, आपके जो रचनाकार हैं, उनकी जगह जो हिंदी साहित्य का इतिहास आज से पहले लिखा गया, दिल्ली बैठ करके कालक्रमानुसार लिखा गया, कालक्रमानुसार आपके साहित्यकार कहाँ बैठते हैं। यदि छायावाद में, यदि हम मानते कि छायावाद में 4 पंत, निराला, सूर्य, और उसके बाद आपके प्रसाद, या उसके बाद महादेवी वर्मा जी, तब भी हमारे यहाँ कोई सर्जक थे, उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न करो, तब आपका हिंदी साहित्य का इतिहास राष्ट्र के आधार पर आधारित होगा, तभी राष्ट्र के फलक पर वो स्थित होगा, तभी आपके रचनाकारों को पहचान मिलेगी। तो इसके लिए हमने प्रयास किया, ये तभी होगा। रविंदर कुमार शर्मा जी, करम सिंह जी कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए ये बहुत बड़ी तपस्या है, और ये तपस्या तभी मेरी पूर्ण होगी जब आप लोग मुझे आशीष देंगे। मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा, आप लोगों के आशीर्वाद लेने आऊँगा, आप लोगों के विचार लेने आऊँगा, आप लोगों को ज्ञान के माध्यम से हम इस हिंदी साहित्य के इतिहास को ऐसा लिखेंगे कला भाषा संस्कृति अकादमी के माध्यम से, जिससे हमारे हिमाचल का साहित्यकार जो भी चाहे युवा साहित्य,
चाहे हमारे हिमाचल की पत्रकारिता हो, चाहे हमारे हिमाचल का उपन्यासकार हो, चाहे हमारे हिमाचल का कहानीकार हो, चाहे हमारे हिमाचल का कवि हो, चाहे हमारे यहाँ हिमाचल का गज़लकार हो, चाहे हमारे हिमाचल का गीतकार हो, चाहे हमारे हिमाचल का समीक्षक, आलोचक हो, व्याख्याकार हो, उसकी जगह जब भारतवर्ष के हिंदी साहित्य के इतिहास में होगी, हमारी जगह वहीं होगी, क्योंकि बाहर का साहित्यकार हमें ऋषि मानता है और हमें ऋषि के तुल्य बनना होगा। तो ऋषि तुल्य बनने के लिए हमें शब्द साधना करनी होगी। तो इसके लिए हमें अज्ञेय की, असाध्य वीणे की तरह उनके शब्द जो है वो हमें अपने अंतस में लाने होंगे। तो मुझे अज्ञेय की, असाध्य वाणी की वीणा की कुछ पंक्तियां जो है स्मरण आ रही हैं, यदि मैं सुनाऊं, मैं अब आपसे जो है आगे लेना चाहता हूँ। रविंद्र चौहान जी प्रणाम सर। सभी मेरे सीनियर्स जो है मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, वो मेरे सीनियर, मेरे मित्र, मेरे जो पिछले, जो मेरे सारे साहित्यकार, मेरे गुरुजन, इन्हीं की वजह से, मेरे मित्र, इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अज्ञेय क्या कहते हैं असाध्य वीणा में? असाध्य वीणा जो हमारे नए डॉक्टर सूरज ठाकुर जी प्रणाम सर, अज्ञेय असाध्य वीणा में क्या कहते हैं? असाध्य वीणा में अज्ञेय कहते हैं युवा साहित्यकारों को मैं सुनाना चाहूँ, जो मेरे शिक्षार्थी मुझे सुन रहे हैं। बाकी सभी वरिष्ठ साहित्यकार ये सुन चुके हैं, ये सुन चुके हैं, ये साधक हैं अपने क्षेत्र में। डॉक्टर सूरज ठाकुर जी कला के विद्वान, संगीत के विद्वान, कला के, और विशेष करके लोक परंपरा के। आप सभी, दीप्ति सारस्वत जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, स्त्रियों को भी उचित तवज्जो मिलेगी, बराबर मिलेगी। नारी, नारी ही नूर है। दीप्ति जी कह रहे हैं नारी के बिना तो समाज चल ही नहीं सकता। नारी नूर है, नारी सौंदर्य है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ में सबसे बड़ा योग किसी का है तो वो नारी का है। बिना नारी के नर जो है पशु है। यदि शिव बना है तो वो ईव से बना है, यदि ई हटा दिए जाए तो वो शब हो जाता है, और जब शब हो जाता है तो वो निस्तेज हो जाता है। यदि तेज शिव में है तो वो शक्ति के माध्यम से, नारी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए नारी को तवज्जो आदि भी थी, मध्य भी थी, आज भी है और आगे भी होगी। ये कुछ संक्रमण रहे हैं दीप्ति जी, इन संक्रमणों को हमें दूर करना है, और वो साहित्य है। क्यों? क्योंकि यदि नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच में नहीं होगी, नर शब है और शब की कोई पहचान नहीं होती। यदि मैं शब होता तो आप मुझे सुन नहीं सकते, तो मेरे पीछे कोई ताकत है तो वो नारी है। क्योंकि समाज एक ऐसा पक्षी है, उसके पास दो पंख है, एक नर है, एक नारी है। यदि एक पंख खत्म हो जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता। तो नर का विकास नारी के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए तवज्जो है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वर्मा जी ने भी, महादेवी वर्मा जी भी ने कहा, विप्ति जी कहा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, कल उमड़ी थी आज मिट चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि नारी जो है क्षणिक है। ये इसलिए कहा है कि नारी करुणा की देवी है, नारी संबंध की देवी है, नारी सौंदर्य की देवी है। हिमाचल से, अच्छा ठीक है, ठीक है, भाई ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं। तो ये सारी इस प्रकार से हमें, जो हमारा चिंतन है, ये जो शिव की शक्ति के रूप में आना, ये कोई बाहर का चिंतन नहीं दे सकता, ये हमारा चिंतन है। क्योंकि हमारा चिंतन सर्वश्रेष्ठ है। हमें अपने में लौटना होगा। जब तक हम अपने में नहीं लौटेंगे, हमें अपनी आंख से देखना होगा। जब हम दूसरे की आंख से अपनी पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं तो बड़ा मुश्किल है। हमें अपनी आंख से आना होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए हमारे यहाँ के साहित्य में, हमारे यहाँ के चिंतन में कहा है कि जो काव्य है वो यश देता है। यश से कृते व्यवहार बीते, व्यवहार विदे, व्यवहारिक बनाता हमें। देखिए सब कितना बड़ा कहा है काव्य। तो यही अज्ञेय ने अपनी असाध्य वीणा के माध्यम से भी कहा है। तो इसलिए दीप्ति सारस्वत जी, नहीं नहीं, बड़ी बात नहीं कही, मैं आप ही, क्योंकि यदि नारी शक्ति समाज में ना हो तो नर शव है। ये साहित्यकार मानते हैं, समीक्षक मानता है, और हमारे यहाँ का चिंतन मानता है। ये बिल्कुल ये सच्चाई है इसमें। क्योंकि सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये त्रिवेणी का कोई स्रोत है, कोई आधार है तो वो नारी है। अज्ञेय ने अपनी असाध्य वीणा 3 दिनों में लिखी थी, 1961 में अल्मोड़ा में लिखी थी। 3 दिनों में लिखी थी नई कविता, लंबी कविता। और उस वक्त उसको कहा था कि नई कविता है मुक्त छंद में। उन्होंने देखो क्या कहा, हमें प्रियमबद्ध बनना पड़ेगा। प्रियमबद्ध बनने के लिए हमें केश कंबली की उस वीणा को धारण करना होगा। और जो करीट तरु है, जो करीट वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसकी जड़ें, अब कल्पना देखिए अज्ञेय की, जड़ें पाताल तक है। नागबासु की उसकी छाया में सोता है, और उसकी शाखाएं जो वो आकाश तक बातें करती है। कल्पना देखिए, क्योंकि जो कविता है वो भाव, बुद्धि, कल्पना और शैली का जोड़ है।
जब कवि अपनी कविता को शब्दों के माध्यम से वो संजोता है तो उसकी कल्पना वो बड़ी सार्थक होनी चाहिए और उसमें प्रतीक रहने चाहिए, तभी वो कालजयी होगी। 3 दिन में लिखी कविता अगेय की सबसे लंबी कविता आसाध्य वीणा 1961 में लिखी है। और 1961 का कालखंड देखिए, संक्रमण था वहां भी। अब क्या संक्रमण था, यदि हम राजनीति की दृष्टि से देखें, यदि हम साहित्य की दृष्टि से देखें, यदि हम सामाजिक रीति नीति की दृष्टि से देखें, तो 1961 का कालखंड, हमारी अपनी सरकार, पंचवर्षीय योजनाएं स्थापित, लोगों का बहुत सारा सपनों में बहना पर सपनों का पूर्ण न होना, हताशा, संक्रमण। आगे आए, असाध्य वीणा लिखी, क्या लिखा, आ गए प्रियंबद, समाज हताश है, वीणा कोई बजा नहीं रहा है, एक केश कमली है जिसने वीणा बना दी है। मतलब एक एक भारतवर्ष का निर्माता जिसने भारत को बना दिया, एक स्वतंत्रता सेनानी, उसने भारतवर्ष को स्वतंत्र कर दिया। उपरांत तो उसके क्या हुआ, थोड़ा समाज सहम सा गया, जो सोचा था वो हुआ नहीं। वीणा ऐसी पड़ी है, निर्जीव पड़ी है। अब वीणा के तार तो जगाने पड़ेंगे। संगीत तभी उससे जागृत होगा जब तार का कोई साधक मिलेगा, जब कोई स्वाक्षर का साधक मिलेगा। वो साधक मिला नहीं तो प्रियंबद आए तो राज। अब देखो किस प्रकार से प्रतीक देखिए और किस प्रकार से ये प्रतीक सार्थक आधार को देने वाले और कालजयी बनते आगे। कृतकृत्य हुए मैं तात, राजा कहता है ए तात, ए साधक, मैं कृतकृत्य हो गया, पधारे आप। शब्द देखिए और कविता के माध्यम से भरोसा है अब मुझको। इस संक्रमण काल में भी, इस कोविड-19 जिसको हम कोरोना कहते हैं, इस संक्रमण काल में भी मुझे भरोसा है। अगे ने 1961 में कहा और 2020 में यह कविता कितनी प्रासंगिक है, दोबारा मैं आप लोगों के बीच में से साझा करना चाहता हूं। आ गए प्रियंबद, केश कंबली गुफा गेय, राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात, पधारे आप, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। तो आज भी अखंड भारत का सोया हुआ वो शासक, शासक आज आज आजकल के, मैं राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूं इसे, शासक का मतलब है जो अखंड भारत का निर्माता है, वो आदि ब्रह्म है, वह सर्जक। आज वो कह रहा है कि मेरी मेरी जनमानस सोई है, पर इसको जगाने का प्रयत्न करे, कौन करेगा? इसको जगाने का प्रयास यदि कोई कर सकता है, वो साहित्यकार कर सकता है। इसके लिए हमें अज्ञेय बनना पड़ेगा, हमें उस वीणा को जगाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। और वो वीणा तभी संगीतमयी हो सकती है जब उस संगीत को बजाने वाला कोई स्वाक्षर होगा। और स्वाक्षर के लिए आपको स्वर साधक बनना पड़ेगा और स्वर साधना के लिए आपको रियाज करना पड़ेगा। वो संगीत के साधक के बराबर कोई और जान नहीं सकता जो हमारे बीच हम मुझे आशीष दे रहे हैं। रविंद्र कुमार शर्मा जी कह रहे हैं, प्रणाम सर, आप सभी लोग मुझे आशीष दे रहे हैं। तो इसलिए प्रियंबद के बहाने अज्ञेय ने 1961 में कविता में कहा, और यह कविता 2020 में कितनी प्रासंगिक है। और मुझे वाजपेयी जी का स्मरण हो रहा है, डॉक्टर करम सिंह जी हमारे सचिव हैं, वो कहते हैं वाजपेयी जी ने कविता लिखी, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, जो कि अभी हमने 25 दिसंबर 2019 को हमने इसका विमोचन किया किताब का मनाली में। मुझे, क्योंकि वाजपेयी जी की कविताओं पर मैंने अपना शोध का कार्य किया, तो मुझे वाजपेयी जी की कविता, इसे आप किसी राजनीति विशेष से ना जोड़ें। मैं वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक साहित्यकार के रूप में ही देखता हूं, और हम उसी के रूप में देखें, हम एक विचार के रूप में न खड़ा करें। जब साहित्य में विचार आता है, जब विचार अंध हो जाता है, तो वहां साहित्य मर जाता है। इसलिए हमें साहित्य को मरने ना दें। साहित्य ने विचार को जीवित रखा है, साहित्य ने विचार को मारा नहीं है। साहित्य ने मतभेद तैयार किए हैं, साहित्य मनभेद कभी नहीं करता। इसलिए व्यक्ति के और व्यक्ति के बीच में मन का भेद साहित्य नहीं तैयार करता, साहित्य मतों के माध्यम से भेद का समाप्तिकरण करता है। तो वाजपेयी जी क्या कहते हैं, मुझे दूर का दिखाई देता है, हीरा सिंह कौशल, मुझे दूर का दिखाई देता है पर हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। कितना बड़ा, कितना बड़ा, कितना बड़ा संदेश ये है साधना। पर हमारे देश की मुझे बड़ी पीड़ा होती है, हमारे देश की, मैं कहता हूं हमारे देश के साहित्यकारों की विशेष करके। आज आज यदि हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं प्रिय मित्रों, या मैं आदरणीय जो हमारे विद्वान मुझे मुझे आशीष दे रहे हैं, आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो हम डॉक्टर नगेंद्र संपादित क्यों पढ़ रहे हैं? मैं डॉक्टर नगेंद्र का मैं विरोधी नहीं हूं, पर आज हमारे हिमाचल प्रांत में ऐसा साधक क्यों नहीं निकला? बहुत सारी रचनाएं हमारे आज यहाँ हैं जो कालजयी हो सकती है, जो अटल हो सकती है। अटल का मतलब जो टल ना सके, वो अटल है।
विहारी का मतलब जो विचरण करता रहे वो विहारी है। वाजपेयी जो वाजपेयी यज्ञ से युक्त है। यज्ञ का मतलब है जब हम निष्ठा से, जब हम मंत्र से पवित्र होकर के पुनीत भाव से, जब हम अपने शब्दों को संविधा रूप में उसकी पूर्ण आहुति देते हैं, उसको हम वाजपेयी कहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कोई व्यक्ति विशेष नहीं। अटल का मतलब है जो टल न सके, जो सदा सर्वदा हमारे अंतस में रहे। तो वाजपेयी जी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, तो इसलिए डॉक्टर नगेंद्र यहां तैयार होने चाहिए, जो हमारे युवा साहित्यकार है वो यहां से संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास निकले और पूरा देश यहां के साहित्य को पढ़े। तभी हमारे हिमाचल प्रदेश को ऋषि भूमि कहा जाएगा, तभी हमारे हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाएगा। अटल जी क्या कहते हैं? मुझे दूर का दिखाई देता है। एक बड़ी विसंगति है हमारे देश की। इसलिए वो जो मैंने पीछे वाक्य कहा था, हमें आदमी की याद उसके मरने के बाद आती है। जब व्यक्ति जीवित होता था हम उसे नहीं जानते, जब वो मौत के का ग्रास हो जाता है तब हमें याद आती, बहुत अच्छा लिखा है। जब वो जीवित था तब हम उसे पढ़ते नहीं, तब हम उसे एक विचार के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, तब हम उसे एक विचार भेद में उसके ला खड़ा कर देते हैं, और उसी दृष्टि से हम एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उस व्यक्ति को देखना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ये मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य कभी व्यक्ति विरोधी नहीं हुआ है। इसलिए वाजपेयी जी ने कहा है कि मुझे दूर का दिखाई देता है पर मैं हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। मुझे दीवार पर लिखा दिखाई देता है पर मैं अपने पांव की इर्द गिर्द जो गरमरा के उसे देख नहीं पाता। क्या मैं बूढ़ा हो चला हूं? बूढ़े का अर्थ जो वय से नहीं होता। मैं जो मेरे युवा साथी बैठे हैं, जो मेरे शिक्षार्थी मुझे ज़्यादा देख रहे हैं, और जो मेरे वरिष्ठ विद्वान हैं, मैं उन्हें केवल प्रणाम नतमस्तक होकर मैं साष्टांग प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि हम जो है अपने पाँव के इर्द गिर्द की गर्मराह को देख नहीं पाते हैं। हम दूर के देखने का प्रयत्न करते हैं, और जो हमारे पाँव के इर्द गिर्द की गर्मराह के वो हमें जला करके हमें ध्वस्त कर देती है, हमें नेस्तनाबूद कर देती है। जैसे हमारा जीवन समाप्ति को अगर सोता है तब हम एकदम से जागने का प्रयत्न करते हैं, तब देर हो जाती है। तो जब देर हो जाती है फिर क्या होता है? मुझे प्रसाद की याद आ रही है पंक्तियां कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न हो, इच्छा कैसे हो पूरी मन की। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा कैसे हो पूरी मन की। एक दूसरे से मिल ना सके, ये विडंबना है जीवन की। इसलिए हम लिखना कुछ और चाहते हैं, सोच कुछ और रहे। हम सोच कुछ और रहे हैं, लिखना कुछ और चाहते हैं। और जब सोच अलग है, हमारा ज्ञान अलग है, हमारा कर्म क्षेत्र अलग है, और लिख रहे हैं हम साहित्य, तो वो साहित्य कभी दिशा निर्देशक नहीं हो सकता, वो पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता, वह हमारा साथी नहीं हो सकता, वो हमारा दीपक नहीं हो सकता, वो हमारा एक अच्छा नेतृत्व करने वाला, एक अच्छा मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं साथी नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है? सूर्य एक सत्य है, क्या बात है चंद्र शर्मा जी कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल है जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एक चीज़ में और भी मैं आपको साझा करना चाहता हूँ, वो इसलिए ये है, ये सारी चीज़ें जो आज कला भाषा संस्कृति अकादमी एक विमर्श के रूप में कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, इसकी इतिश्री नहीं है। अश्वनी कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम प्रकाश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व साहित्य और वर्तमान काल में प्रासंगिकता सटीक व्याख्या, बहुत बहुत धन्यवाद सब आप लोगों के आशीर्वाद से ओम प्रकाश शर्मा जी। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो हमारा साहित्य और जो हमारे कला भाषा संस्कृति अकादमिक जो यात्रा है, ये तब से लेकर के आज तक निरंतर चल रही है। यदि हमें इसे आगे राष्ट्र तक अपने पहुंचाना है, तो हमें अतीत को भी याद रखना होगा, हमें अतीत से शिक्षा लेनी होगी। जो अतीत के जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनको हमें समझना होगा, और जो आजकल काम कर रहे हैं, जो आजकल के जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके सानिध्य में रह करके हमें अपने अपने शरीर को और अच्छा मांझना होगा। इसे हम मांझ करके ही तब कहते हैं कि तभी बर्तन और अच्छा होता है। तो इसलिए हमें अपने शरीर रूपी बर्तन को और अच्छा बनाना है। और इसलिए जो आने वाला जो हमारा युवा साहित्यकार, जो मेरे शिक्षार्थी हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें उन्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे नहीं बुलाया जाता है। कि मुझे कई बार लगता है कि लोग कविता सुनाते उसके बाद चले जाते हैं, हमें यही नहीं करना है। मुझे इसलिए जब मैं बाहर जाता हूँ, जो मेरे गुरुजन वो कहते हैं, जब मुझे वही आते कि आप ऋषि भूमि के हैं, ऋषि भूमि से हिंदी साहित्य का इतिहास, और ऋषि भूमि के जो जो साहित्यकार है, जो कवि हैं, जो शब्द साधक, वो बड़े प्रभावशाली होते हैं, उनमें कोई लाग लपेट नहीं होती। तो हम उस देश के प्रदेश में रहते हैं जो प्रदेश ऋषि भूमि है। तो इसलिए हर कालखंड में कवि के लिए चुनौती है, साहित्यकार के लिए चुनौती है। उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए हमें कला में निपुण होना पड़ेगा। कला जो है वो साहित्य भी है, कला जो है वो आपका दूसरी दूसरी कलाएं भी हैं, संगीत भी है, जो अकादमी हमारी चला रही है। तो हमें निष्कलुष भाव से अपनी उस
उदात्त भावना को हमें ठीक रखना है। जब तक ये ठीक नहीं रहेगी तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे दोबारा आगे की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, उसके बाद मैं अपनी एक कविता ज़रूर मैं वाजपेयी जी की भी सुनाऊंगा। तो ये जो सबसे पहले मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, कृष्णा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझे आशीष दे रहे हैं। ये कार्यक्रम जो हमारा कला भाषा संस्कृति अकादमी का जो चल रहा है एक विमर्श के रूप में, इस कोविड-19 के इस अंतर्गत हम ज़रूर कहते भी हैं कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल यदि मुसाफिर हिम्मत न हारे। और साहित्यकार मुसाफिर को एक अच्छा पथ देता है। सुरेश चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। कि और हम जो जो पथिक हैं, जो हमारे योद्धा हैं, जो आगे लड़ रहे हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो हमारे पहला पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी नर्सिस हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो हमारे बिजली के कर्मी, जो हमारे पानी के जो हमारे बंधु हैं, जो हमें जल सुबह पानी देते हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा ऐसा कि कर्फ्यू लगा है या यहाँ जो हमें लॉकडाउन में रहना है, वो हमारी सेवा के लिए तत्पर रहे। कला भाषा संस्कृति अकादमी के सभी विद्वान जो आज हमारे बीच में हैं, जो हम चर्चा के हम एक साझा कर रहे हैं, इस हम सभी विद्वान इन सभी योद्धाओं को हृदय से नमन करते हैं। यदि ये योद्धा हमारे साथ ना होते, यदि ये योद्धा सुबह जो है अपने जीवन की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए वो हमारी सुरक्षा के लिए यदि कटिबद्ध है, तो हम साहित्यकारों का भी एक दायित्व बनता है कि हम इनके लिए भी कुछ कहें। तो इनके लिए हमारे पास केवल यही है कि तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न हारेगा कभी। इनके लिए ये कला भाषा संस्कृति अकादमी के जितने विद्वान जो आज इस विमर्श में जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे और सभी मुझे आशीष दे रहे हैं, तो मुझे वही हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ याद आ रही है। तू न रुकेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न हारेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये जो कोविड-19 है जिससे हम लड़ रहे हैं आज, ये एक अग्निपथ है। और इस अग्निपथ से हमने साहित्य साहित्य रूपी रास्ते को कैसे शीतलता में इसको परिवर्तित करना है, ये हम और आप लोगों का दायित्व है। और हमें नमन करना है अपने शब्दों के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को। यदि ये योद्धा आज ना होते तो आज हम इस स्थिति में ना होते, इस विमर्श की स्थिति में ना होते। तो इसलिए मुझे याद आ रही है, निराला की याद आ रही है। देखिए निराला ने राम की शक्ति पूजा में क्या कहा था। राम की शक्ति पूजा वह भी 1938 में प्रकाशित हुई, 1923 में पहली बार, और उसके बाद 1938 में संक्रमण, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, उसके बीच का कालखंड। और वो देखिए राम शक्ति की पूजा कर रहा है। राम कौन है? राम हमारे अंदर की शक्ति है। और शक्ति क्या है? एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है। और आज भी ऐसा ही है। एक तरफ कोविड-19 है जो अधर्म का प्रतीक है, और एक तरफ हमारे योद्धा है जो धर्म के प्रतीक है। हो क्या रहा है? हमारे योद्धा, चाहे वो चिकित्सक हैं, चाहे वो हमारी नर्सेज हैं, चाहे हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस के हमारे जो सैनिक हैं, वो लड़ रहे हैं, वो एक राम की भूमिका में है। पर क्या हो रहा है? अधर्म हमें शक्तिशाली लग रहा है। हर दिन हम देखते कितनी संख्या बढ़ गई मरीजों की, तादाद जो संक्रमण की, इतने हमारे बंधु भाई इतने संक्रमित हो गए। तो राम की शक्ति पूजा की स्थिति हम और आप लोगों की आज हो गई। 1938 में, 1923 और 1938 के बीच का कालखंड, और निराला ने उस वक्त लिखा, और 2020 में राम की शक्ति पूजा कितनी प्रासंगिक है। यह है कालजयी साहित्य कि एक राम रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है, पर राम धर्म का प्रतीक है, उपरांत इसके अधर्म विजय होता हुआ दिखाई दे रहा है। राम वेदना से, राम द्वंद्व में है कि मैं धर्म के साथ खड़ा हूं, उसके उपरांत भी मेरी पराजय। ये अधर्म क्यों शक्ति के साथ खड़ा है? तो उसके बाद उन्हें शक्ति का पूजन करना पड़ा। और हम और आप लोगों को भी अपने साहित्य के माध्यम से, शक्ति हमारे अंदर है, शक्ति हमारे अंदर की नारी है। जो पीछे सारस्वत जी ने कहा था कि नारी को तवज्जो नहीं, ऐसा नहीं है मैम, आप ही सब कुछ हैं, क्योंकि शक्ति नारी है। और देखिए, और निराला उस वक्त क्या कहते हैं राम की शक्ति पूजा के माध्यम से, कि आपको अंदर की शक्ति का संयोजन करना होगा। जब आप अपनी शक्ति का समायोजन करेंगे, उसका प्रबोधन करेंगे, उसको संबोधित करेंगे, जो अधर्म रूपी शक्ति आपके सामने खड़ी है ना, ये पराजित हो जाएगी। और राम ने शक्ति की पूजा की। पर क्या हुआ? परीक्षा। आज कोविड-19 के दौर में आज हमारे योद्धाओं के साथ परीक्षा है, हम और आप लोगों के साथ परीक्षा है। हम एक नियम के साथ खड़े, पर उसके बावजूद भी हमारे बंधु भाई जो है संक्रमित ज्यादा हो रहे हैं। अधर्म की जीत हो रही है। धर्म कहीं श्यामा सा है। धर्म किसी मजहब का नाम नहीं है प्रिय विद्वानों। धर्म है धार्यति, धारण करने से जब हम सुंदर होते हैं। एक पिता का धर्म है परिवार की रक्षा करना, एक अध्यापक का धर्म है अपने शिक्षार्थी को अच्छी शिक्षा देना, एक मित्र का धर्म है सहोदर भाव से अपने साथी के साथ रहना,
एक परिवार का धर्म है वो परिवारवत्त होकर के कैसा रहता है, एक समाज का धर्म है वो सामाजिक बन करके कैसा रहता है, और एक नागरिक का धर्म है वो अपने देश के लिए कैसा रहता है, इसको धर्म कहते हैं। ये हमारी चिंता, यही हमारा भारतवर्ष की विशेषता है। पर हमने क्या कर दिया, अज्ञानतावश हमने धर्म को मजहब में बांट दिया। जिस चिंतन ने हमें कहा कि ऊपर का जो हमारा हिस्सा है ये ब्राह्मणत्व है, और ये जो भुजाएं ये क्षत्रित्व है, और जो उदर है ये वैश्य है, और ये जो हमारी जंघाएं हैं ये हमारा शूद्र है। चार शरीर है, जो चार प्रकार के हमारे पास अंग हैं, ये चारों सेवाएं, सेवा भाव धर्म है। पर हमने क्या कर दिया, हमने बाहर की आंख से देखना शुरू कर दिया, और बाहर की आंख से देखना शुरू कर दिया हमने अपने शरीर के हिस्से को चार भागों में विभक्त कर दिया। और फिर क्या हुआ, अधर्म की जीत हुई और धर्म का हानि हुई। ये कहना चाहता हूं। तो राम की शक्ति पूजा, ये इसलिए हम एक आज राम की भूमिका में हैं, तो हमें शक्ति का पूजन करना होगा, शक्ति का प्रबोधन करना होगा। वो तभी होगा जब हम अपने साधना के माध्यम से इस संक्रमण को जो है पराजित करने में जो है हम कटिबद्ध होकर एकत्व भाव से, जिसको हम कहते भी हैं कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभोवानासी जानता। इसलिए हमें ये, मुझे वाजपेयी जी कुछ पंक्तियां याद आ रही है, दोबारा मैं साझा करना चाहता हूँ इस प्रबोधन के साथ ही, क्योंकि आप लोग मुझे आशीष दे रहे हैं। यदि प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। यदि समय होगा तो आप एकदम से मुझे इशारा कर देना, जो जितना आशीष आपका मिलता रहा है मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुत सारे लोग मुझे आशीष दे रहे हैं। रतन कुमार पांडे जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम उत्तर प्रदेश से हमारे मित्र हैं। कुछ लोग लखनऊ से भी जुड़े हैं, मध्य प्रदेश दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत पूर्वोत्तर से हितेंद्र मिश्र, बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र भाई। पूर्वोत्तर से शिलोंग से बैठ करके बहुत पूरा लघु भारत आज हमारे बीच में है। और हिमाचल प्रदेश के लिए हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी के लिए सौभाग्य की बात है कि मैं एक निमित्त आज पूरे लघु भारत के साथ अपने विचारों को साझा कर रहा हूँ। मुझे वाजपेयी जी की पंक्तियाँ याद आ रही है कि पेड़ पर चढ़ा व्यक्ति ऊंचा दिखाई देता है, जड़ पर खड़ा व्यक्ति नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, आदमी सिर्फ आदमी होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ बैठा है। वाजपेयी जी के शब्द देखिए, मरने के बाद हमें याद आ रहे हैं। ये कालजयी शब्द है। ऐसा साधक, ऐसा शब्द का साधक, मैं ये कहता हूं उन्हें वाचिक परंपरा के विलक्षण कवि कोई है। अपने वचन के माध्यम से जब वो शब्दों का बाहर निकालते हैं, या शब्दों को जब निश्रित करते हैं, और जो वो समाज के बीच जाते हैं, समाज का वो कंठ का हार बन जाते हैं, समाज के हृदय में वो वास कर जाते हैं और बहुत देर तक रहते हैं। और जब शब्द बहुत देर तक हृदय में रहते हैं, वही शब्द कालजयी होते हैं, और वही शब्द जो है साहित्य के प्रतीक होते हैं। तो वाजपेयी जी कहते हैं कि ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़, अश्विनी कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऊंचे पहाड़ों पर पेड़ नहीं लगते, पौधे नहीं उगते, वहां ना घास जमती है, वहां सिर्फ बर्फ जमती है, जो मौत की तरह ठंडी और कफन की तरह सफेद होती है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। कितना बड़ी बात कही है, कितनी बड़ी बात कही है। और साथ में एक अंश और देखिए उनका, एक पद और देखिए, एक बंद और देखिए, कि उसको साथ में जो पीछे मैंने आपको सुनाया, तो दोबारा उसको मैं दोहराना चाहता हूं कि पेड़ पर चढ़ा व्यक्ति ऊंचा दिखाई देता है, जड़ पर खड़ा व्यक्ति नीचा दिखाई देता है। व्यक्ति ना ऊंचा होता है ना नीचा होता है, व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां बैठा है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहां बैठा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क उससे पड़ता है जहां वो बैठा है, और जहां उसे बैठना पड़ा है उसका धरातल क्या है। धरातल हमारा अधिष्ठान है, धरातल हमारा वो जुनून है, जो जुनून हमने पहले कहा था कि हो जाने दे गर्क नशे में, मत पड़ने दे फर्क नशे में, ज्ञान ध्यान पूजा पोथी के फट जाने दे फर्क नशे में। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम एक जुनून से ऐसे लवरेज हो जाए, जिससे पूरे शब्द हमारे अंदर समाहित हो जाए, और हम एक प्रियंबद्ध की तरह उस वीणा को बजाने के लिए एक ऐसे स्वारक्षर के रूप में स्वर साधक बन जाए कि संगीत का जो स्वर लहरी पूरे संसार में फैल जाए, पूरे विश्व में फैल जाए, और जो संक्रमण है वो एकदम से दूर हो जाए, और पूरा विश्व संगीत से संगीतमय हो जाए, जिसमें घुंघरुओं की दमक भी हो, और जिसमें झरने का वो संगीत भी हो, जिसमें चिड़ियों की वो चहचहाट भी हो, जिसमें कदमों की वो थाप भी हो। इस प्रकार से संगीत के वो सभी
जो निकष है, जो प्रतिमान है, जो मानदंड है, वो उस वीणा के माध्यम से निकले। तो वीणा यहाँ शब्द है, वीणा यहाँ शब्द साधना है। इसलिए मैं निराला की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है। निराला ने, मैं अकेला, जिंदगी है, अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। कोई निराशावादी कविता नहीं है, इसमें आशा का संचरण कैसा होता है। मैं कहना चाहूँगा गनी भाई, यदि समय हो गया होगा तो मुझे आप आदेश दे सकते हैं, क्योंकि हम तो मगन हो गए आप लोगों के आशीष से, इतने हम मगन हो गए। देव प्रकाशन दिल्ली, देव प्रकाशन, हाँ एक चीज़ और आप लोगों को मैं साझा करना चाहता हूँ, इसके ये हमारी कड़ी आगे तक चलती रहे। कला भाषा संस्कृति अकादमी के सचिव और हमारे निदेशक महोदय कोमित सिंह जी, करम सिंह जी, और हमारे जो सचिव हैं, और जो हमारी जो पूरी टीम जो नेपथ्य के पीछे हैं, जिनका पूरा आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। क्योंकि जब नाम लेते हैं तो फिर क्या होता है कि वो चीज़ें, वो साधना, वो मन्नत नहीं रहती। इस मन्नत को पूरा करने के लिए जिन लोगों ने अपना पूरा आशीष हमें दिया है, उनका ये कहना है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरी जो हमारी चर्चा चल रही है, जो विमर्श चल रहा है, इस विमर्श को हम एक प्रकाशकीय रूप में, एक पुस्तक रूप में हम लाएंगे। इसमें हमारा प्रकाशक भी जुड़ा, जिनसे सचिव महोदय ने पिछले कल ही बात कर ली है। तो ये पूरी चीज़ें जो हैं, जो हमारी चर्चा का विषय बन रही है, ये पूरा हम प्रकाशकीय रूप में लाएंगे कि इस संक्रमण काल में हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी और हिमाचल के विद्वानों ने, और जो हिमाचल से बाहर के जो विद्वान इस कार्यक्रम में साझा हुए हैं हमारे साथ, ये सभी लोग, आप अपनी कविता सुनाए बिना नहीं जा सकते। गणेश भाई मैं ज़रूर सुनाऊंगा, एक सुनाऊंगा। तो इस प्रकार से जब एक एक पुस्तक प्रारूप निकलेगा, जब ये देश के पाठकों के बीच में जाएगा, तो ये भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास का एक अंग बनने वाला है। और ये समिधा इस यज्ञ की तभी पूरी होगी क्योंकि इसके पूर्णा आहुति के सभी जो आप जो यज्ञ करता है वो आप हैं, और आहुति जो को पूरा करने वाले वो कला भाषा संस्कृति अकादमी ओम दत्त अनजान। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपका आशीष मिलता रही। सभी लोग, अध्ययन मंडल नदौन, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई हेमराज राणा जी जुड़े, सभी आशीष मुझे दे रहे हैं। जारी रखें, मैं बिल्कुल, आपका आशीष रहेगा। आपकी ताकत मेरी प्राणवायु, आपका आशीर्वाद मेरा प्राणवायु। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो मैं निराला की वो कविता सुनाना चाहता हूँ कि मैं अकेला देखता हूँ आ रही, मैं अकेला देखता हूँ आ रही, मेरे दिवस की सांध्य वेला, मैं अकेला। देखिए, जब भी इस कोविड-19 के दौर से हम गुजर रहे हैं तो हम घर में सहमे हैं। अब तो कुछ लोग अपने कार्यालय जाना शुरू हो गए हैं, तो शाम को हम सहमे और थोड़े बाहर निकलते हैं। कल गनी जी भी कहीं बाहर निकले थे, मैंने कहा भाई साहब मौसम जो है वो अब तापमान बढ़ गया, तो आप घर की ओर निकलें। तो गनी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निराला जी क्या कहते हैं कि मैं अकेला देखता हूँ आ रही, मेरे दिवस की सांध्य वेला, पके आधे बाल मेरे, वे निष्प्रभ गाल मेरे। निराला देख, कविता देखिए, और कविता के माध्यम इनके बिंब देखिए और प्रतीक देखिए, और शब्दों का समायोजन देखिए, और निराला के शब्दों का समायोजन और निराला का प्रबोधन अपनी कविता के माध्यम से यदि हम अपने शब्दकोश में, अमरकोश में पर्यायवाची ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तो निराला के शब्दों के लिए हमें पर्यायवाची मिलेंगे नहीं, क्योंकि निराला स्वयं पर्यायवाची है। तो कवि को पर्याय रूप में बनना पड़ेगा। मैं अकेला देखता हूं आ रही, मेरे दिवस की सांध्य वेला, पके आधे बाल मेरे, हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही, हट रहा मेला, जानता हूं नदी झरने, जानता हूं नदी झरने, जो मुझे थे पार करने। संगीत देखिए, संगीत देखिए, जानता हूं नदी झरने, जो मुझे थे पार करने, कर चुका हूं, हंस रहा या देख कोई नहीं भेला, मैं अकेला, मैं अकेला। जिंदगी का कड़वा सच। और निराला, निराला वास्तव में निराला थे, मतवाला थे। सूर्य भी हैं, कांत भी हैं, त्रिपाठी भी हैं, निराला भी हैं। स्वनामधेय, जैसे मैंने वाजपेयी जी को कहा, अटल बिहारी वाजपेयी, जो टल ना सके, अटल बिहारी जो विचरण करता रहे। साहित्यकार जब तक पाठकों के बीच में विचरण करता नहीं रहेगा, तब तक वह साहित्य आबाद। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पथिक को छाया ना मिले, फल लगे आती दूर। ये हर व्यक्ति के कंठ के हार है, ये शब्द जीवित है आज। बिहारी देखिए, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाए,
ई खाए बोराए नर ऊ खाए बोराए। देखिए कनक कनक मध्यकाल में, रीतकाल में एक ऐसा कवि हमारे भारतवर्ष में अवतरित हुआ जिसने उस वक्त घोषणा की कि कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक है। ज्यादा संपत्ति होगी तो आदमी पागल हो जाएगा, मध्यकाल का कवि कह रहा है। आप देखिए मध्यकाल घोषणा कर रहा है, और आज 2020 में जितने भी जो धन के पीछे धन लोलुप है ना, पागल हो गए। साहित्यकार ने घोषणा की, तो हमें ऐसे साहित्यकार को तैयार करना है। और वो जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार है, जो हमारे वरिष्ठ विद्वान है, उनकी परीक्षा है। और जो हमारे युवा साहित्यकार है, उनका शिक्षण लेने की अभी कालखंड, उनकी काल श्रुतस्विनी तैयार हो गई। कनक कनक ते 100 गुना। यदि ज्यादा संपत्ति होगी तब भी आदमी पागल हो जाएगा, यदि ज्यादा नशा करेगा तो भी व्यक्ति पागल होता है। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिक है। ये दोनों चीजें यदि व्यक्ति के पास ज्यादा हो गई तो वो पागल हो जाएगा। एक को ज्यादा लेगा तब भी पागल हो जाएगा, एक का ज्यादा संग्रह किया तो तब भी पागल हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ऐसी घोषणा करने वाले शब्द साधक जब अपने साहित्य के माध्यम से साहित्य की सर्जना करेंगे, तभी हमारा साहित्य कालजयी हो सकता है। इसके लिए प्रतीकों का व्यापक होना अति अनिवार्य है। तो इसलिए निराला हमें बनना पड़ेगा, इसलिए हमें प्रसाद बनना पड़ेगा, इसलिए हमें महादेवी वर्मा बनना पड़ेगा, इसलिए हमें अटल बनना पड़ेगा, इसलिए हमें बच्चन बनना पड़ेगा, इसलिए हमें सुभद्रा कुमारी चौहान बनना पड़ेगा। मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां याद आ रही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों के हर बोलों में सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या शब्द है सुभद्रा जी, क्या शब्द है, देखिए आप। और जब तक ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे तब तक हम अच्छा नहीं कर सकते। और हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी काम कर रही है। और एक चीज़ और, प्रिय विद्वानों, प्रिय मित्रों, आदरणीय विद्वानों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा शब्द में त्रुटि हो गई। आज 27 मई है, हम सभी का दायित्व बनता है 27 मई का दिन, 27 मई 1964, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का आज निधन हुआ था अकस्मात। पंचशील के सिद्धांत के उन्नायक। आप मुझे देख रहे हैं? तो पंडित नेहरू के लिए हम सभी उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। यदि आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे आप रिएक्शन दे सकते हैं। मुझे बीच में किसी बंदों की कॉल आ गई थी, कैसे आ गई थी, मैं माफ़ी चाहूँगा व्यवधान के लिए भी, इसके लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहूँगा। यदि आप मुझे आज्ञा दें, क्या अभी समय है? जो बंधु देख रहे हैं, हितेंद्र शर्मा जी, ठीक है, समय है हितेंद्र जी का, जो पूरा इस तकनीक के साथ जुड़े हैं, जो मुझे आशीष दे रहे, जो इस रूप में मुझे आप लोगों के सामने रख रहे हैं। 27 मई 1964 पंडित नेहरू जी का आज निधन हुआ था। उनके लिए हम स्वरांजलि, उनके लिए पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। सभी साहित्य के विद्वान, सभी युवा साहित्यकार, पूरा प्रदेश, कला भाषा संस्कृति अकादमी आज हृदय से उन्हें नमन करते हैं, स्मरण करते हैं। और साथ में आज जो हमारे संविधान निर्माता हैं, क्योंकि साहित्य का मतलब साहित्य सर्जना नहीं है, हमें कालखंड, देश काल और वातावरण के साथ भी जुड़े रहना है। ये भी साहित्य का के विद्यार्थी का एक मर्म रहना, कर्म होना चाहिए। पंडित जो हमारे संविधान के जो निर्माता रहे हैं, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उनकी पत्नी, उनका भी आज निधन हुआ था 1935 में, जिनका नाम था श्रीमती रमाबाई अंबेडकर। उनको भी हम स्वरांजलि, उनको भी पुष्पांजलि हम अर्पित करते हैं इस विमर्श के माध्यम से। और आज हम बधाई देना चाहते हैं, इसे हम किसी राजनीति विशेष से ना जोड़ें, क्योंकि हमारा धर्म है ये, क्योंकि सत्ताएं आती जाती रहती हैं ये, क्योंकि ये जनता की अदालत है। आज जहाजरानी मंत्री, जल संसाधन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का जन्मदिन है। उनको हिमाचल प्रदेश उनके जन्म दिवस की बधाई देता है। दो शख्सियतों को हम लोगों ने स्वरांजलि, पुष्पांजलि अर्पित की, और एक शख्सियत जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्हें हम बधाई देते हैं, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का ये पूरा परिवार, कि आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ, अब हम थोड़ा आगे की ओर अग्रसर हो, कि कला भाषा संस्कृति अकादमी केवल साहित्य सर्जना का ही काम नहीं कर रही है,
मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों के आशीष से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, जो सभी लोग आज इस विमर्श में साझा हुए, आगे और हमारा कार्यक्रम होने वाला है। आज जैसे हमारा सचिव महोदय और निदेशक महोदय जी ने जिस प्रकार से हमें आदेश किए थे कि हमने क्या करना है, कि जितनी हमारी ये चर्चाएं होती हैं, जो विमर्श होते हैं, तो इसके अंत में हर शनिवार को जितने भी जो हमारे साहित्य के विद्वान प्रतिदिन जो आ रहे हैं, जो समय हमें दे रहे हैं, और जो विद्वान हमारे बीच हैं जो इस विमर्श का हिस्सा बने हुए हैं, एक समीक्षक के रूप में एक विद्वान हमारे बीच रहेगा शनिवार को। डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही जो हमारी सारी चर्चाएं जो हुई हैं उनकी समीक्षा करेंगे और साथ में अपने विचार भी रखेंगे। और ये बहुत अच्छा एक शुरुआत है। हमने पहले कहा है कि जब भी हमें किसी खेत की बिजाई रोपाई करनी होती है, उसमें बहुत सारी कमियां रहती हैं। कभी कभी खरपतवार रह जाता है जो फसल को थोड़ा उतना अच्छा नहीं बना पाता। तो इसलिए खरपतवार को निकालने के लिए जो कमियां हैं, वो कमियों को दूर करने के लिए सबसे बड़े मार्गदर्शक, सबसे बड़े निर्देशक आप सभी विद्वान लोग हैं। आपके जितने सुझाव वो सहर्ष स्वीकार हैं। जितने भी विद्वान आगे आएंगे वो अपने विचारों को साझा करेंगे, चाहे वो साहित्य के हो, चाहे वो कला के हो, चाहे वो संगीत के हो, चाहे वो लोक साहित्य के हो, चाहे वो अन्य विधाओं के हों। वो सभी विद्वान हमारे बीच रहेंगे, अपने ज्ञान से हमें जो है वो पल्लवित और पुष्पित करेंगे। ये मेरा मानना है एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते। कितना समय है डॉक्टर करम सिंह जी, मैं उस ढंग से अपना ये समाप्त करूंगा। और सभी लोग अभी यदि जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा लघु भारत इस कला भाषा संस्कृति कला संवाद और कला साहित्य संवाद में मुझे आशीष देने आया है। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ कि इस प्रकार से आप लोग सब लोगों ने मुझे आशीष दिया। अब मैं गणेश गनी जी, मेरी एक छोटी सी रचना है, इसे मैं सुनाना चाहता हूँ। और दीप्ति सारस्वत, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, समीक्षा होगी दीप्ति मैम, बिल्कुल। हंस जैन, हाँ बिल्कुल, आप भी जोड़ो हंस जैन जी, बिल्कुल आपका स्वागत है। जितने भी, हाँ, हिमाचल प्रदेश या हिमाचल से बाहर के लोग हैं, आप सबका स्वागत है। मैंने कहा कि अकादमी सबके लिए है। हाँ, ये अकादमी आपकी है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। अकादमी साहित्यकार की है, अकादमी उस साहित्य साधक की है। डर सत्यनारायण से स्नेही जी, मेरे बड़े भाई हैं, हम इकट्ठे बहुत रहे हैं पूरे विश्वविद्यालय के दिनों में, महाविद्यालय के विद्वानों में। और सत्यनारायण जी का कार्यक्रम जो है वो शनिवार को होने वाला है। गणेश भाई जो कुल्लू से हैं, मैं अपनी एक छोटी सी रचना, उसके बाद में एक वाजपेयी जी की रचना आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। कोविड-19 को लेकर के इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, इसे हम इसका समानांतर चिंतन कर सकते हैं। मैं सुनाना चाहता हूँ, यदि आप सब लोगों का आशीष हो, आप सब लोगों का आशीर्वाद हो। मुझे इससे पहले मुझे वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, कितना शब्द देखिए आप लोग। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती से नव उगाया नव अंकुर। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, विखरा शीशे सा शहर। लगी कुछ ऐसा नजर, लगी कुछ ऐसी नजर, विखरा शीशे सा शहर। अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। इस प्रकार से वाजपेयी सच में शब्द साधक थे। और ऐसी शब्द साधना के इस साधक को हम हृदय से नमन करते हैं। अब मैं कुछ अपनी रचना एक ही सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत भरसक इतना आशीर्वाद दिया है। करम सिंह जी कह रहे सुनाए, हाँ गनी जी, हाँ मैं सुना रहा हूँ। इस अंधकार में दीपक कौन जलाए आकर, इस अंधकार में, इस अंधकार में दीपक कौन जलाए आकर, इस टूटे शहर को कौन बसाए आकर। इस अंधकार में दीपक कौन जलाए आकर, इस टूटे शहर को कौन बसाए आकर। हर तरफ अपनों अपनों के हंगामे हैं, हर तरफ। इधर देखूं, उधर देखूं, आगे देखूं, पीछे देखूं, हर तरफ अपनों अपनों के हंगामे हैं, अपने अपनों के हंगामे हैं हर तरफ। इस अंधकार में दीपक कौन जलाए आकर, इस अंधकार में दीपक कौन जलाए आकर, इस टूटे शहर को कौन बसाए आकर। हर तरफ,
हर तरफ अपनों अपनों के हंगामे हैं, इस वीरान शहर को कौन बसाए आकर, इस वीरान शहर को कौन बसाए आकर, इस वीरान शहर को कौन बसाए आकर। कार्तिक शर्मा कह रहे हैं, हाँ जी जी। दर्द की कीमत ना चुकाई गई जिनसे, दर्द की कीमत ना चुकाई गई जिनसे, लोगों के एहसास को कौन जगाए आकर। दर्द की कीमत ना चुकाई गई जिनसे, लोगों के एहसास को कौन जगाए आकर। बिजलियां टूटे तो घर कितने जल डालेगी, बिजलियां टूटे तो घर कितने जला डालेगी, इन भड़के शोलों को कौन बुझाया कर, इन भड़के शोलों को कौन बुझाया कर। इस अहंकार में दीपक को जलाए कौन आकर, इस टूटे शहर को कौन बसाए आकर। कब बदले, कब बदले जिंदगी। प्रतिभा शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक शर्मा, गणेश भाई, नहीं कुछ भी नहीं, सब आपका आशीष है। कब बदले जिंदगी की रफ्तार किसको खबर ठाकुर, जिंदगी का कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। कब बदले जिंदगी की रफ्तार किसको खबर ठाकुर, हाले वयां किसको अब कौन सुनाए आकर, हाले वयां किसको अब कौन सुनाए आकर। इस अंधकार को या इस अंधकार में दीपक जलाए कौन आकर, इस टूटे शहर को कौन बसाए आकर, इस टूटे शहर को कौन बसाए आकर। आदरणीय विद्वानों, प्रिय विद्यार्थियों, सभी जो हमारे वंदनीय जो हमारे साहित्यकार है, कला भाषा संस्कृति अकादमी के माध्यम से ये जो विमर्श चल रहा है ये ऐसा ही आगे चलता रहेगा। इसकी कड़ी बहुत आगे हैं। इसमें हम कहानियों का भी जिक्र करेंगे। और मैं एक एक और दृष्टांत मुझे स्मरण आ रहा है। कफन कहानी जब मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। यदि समय हो तो मैं इसे सुनाना चाहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब भी कोई रचनाकार रचना लिखता है तो उसके पीछे समाज ज़रूर होता है, उसके पीछे वैयक्तिक संवेदना ज़रूर रहती है। वैयक्तिक तो रहती है, समष्टिगत भी रहती है। यदि सभी जो मेरे आदरणीय विद्वान हैं, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस दृष्टांत, इस कथन को आप लोगों के सामने रख सकता हूं या नहीं? समय हो गया क्या? सब बिल्कुल, सब चुप। मुक्तिबोध की कविता याद आ रही है। कविगण चुप, साहित्यकार चुप, नेतागण चुप, समीक्षक, गीतकार, वे सभी समाज के पुरोधा चुप, क्योंकि अंधेरे में सभी मित्र होते हैं डोमा जी उस्ताद के। बहुत बहुत धन्यवाद। मुक्तिबोध भी अपने आप में अंधेरे में कविता उन्होंने लिखी है। तो देखिए, सब चीज़ें, मुझे रघुवीर सहाय की कविता भी याद आ रही है कि इतने वर्ष बीत गए, स्थितियां वैसी की वैसी रह गई। हाँ, प्रतिभा जी कह रहे हैं, जी सर सुनना चाहेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब कफन कहानी लिखी थी 1936 में, तो 1935 में मुंशी जी जो हैं, भाग सिंह ठाकुर, डॉक्टर साहब, सुगम एवं मधुर वाणी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाणी, ये आप ही लोगों की वजह से है, हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो निमित्त हैं। और निमित्त जब थोड़ा सा बोलने के लिए सक्षम हो जाता तो उसके पीछे आप जैसे समाज है। मुंशी प्रेमचंद जी एक विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय का नाम जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली। और मुंशी प्रेमचंद, ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है, ये लिखा गया है, शोध के माध्यम से इसको रिसर्च किया गया है, इसको, इसका अन्वेषण, इसकी खोज की गई है कि कफन कहानी के पीछे का आधार क्या था। लोग तो कफन कफन कहानी पढ़ते हैं कि घीसू है, माधव है, बुधिया है। घीसू और माधव, एक बेटा है, एक पुत्र है, और बुधिया एक बहू है। वो जो है प्रसव वेदना से पीड़ित है, और वो दोनों आलू खा रहे होते, तीनों गरीब है। इस प्रकार की कहानी पढ़ के कहानी की तीसरी हो जाती, पर ऐसा नहीं, उस कहानी के पीछे कुछ उत्स है। कहानी क्या है? मुंशी जी जो है वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह, जिसको हम कहते हैं एनुअल फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर के उस विश्वविद्यालय जाते हैं। विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है मुंशी जी से करबद्ध प्रार्थना करता है कि मुंशी जी, आपने कोई उद्बोधन नहीं देना है, आपने हमारे शिक्षार्थियों को कहानी सुनानी है कल। और विश्वविद्यालय के परिसर का वो विश्राम गृह, और रात के बजते हैं 2। मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी के पीछे का इतिहास। प्रेमचंद अनछूहे पहलू,
उसमें ये बेकायदा बिल्कुल प्रमाण सहित ये उकेरित है, शब्दबद्ध है। इसलिए युवा साथियों, जो मेरे युवा शिक्षार्थी है, उन्हें एक रिसर्चर भी बनना, उन्हें एक शोधक भी बनना है। तभी हम अपने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपनी शब्द साधना के माध्यम से साहित्य की रचना की है, तभी हम उनको समझ सकते हैं, उनकी साधना को, उनकी उनकी कहानी के पीछे, उनकी कविता के पीछे और उनकी साधना के पीछे क्या उत्साह, क्या आधार रहा है। रात के बहुत समय होता है तो 2 बजे कहानी मुंशी प्रेमचंद के कलम से निकलती है, और वो कफन है। और कफन कहानी, और विद्यालय के परिसर में आप देखिए, विश्वविद्यालय के उस वातावरण में प्रेमचंद जी रह रहे हैं और कहानी लिख रहे हैं एक किसान की, एक ऐसे बेरोजगार परिवार की, एक ऐसे कामचोर परिवार की, और एक ऐसे परिवार की जहां संबंध नाम का कोई आधार ही नहीं होता। क्यों? जब जब पेट की आग अधिक उत्तेजना में होती है तो तब संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। और इसके लिए मुझे याद आती है, और इसके लिए याद ये आती है, आपकी समय सीमा 8:30 बजे तक बढ़ा दी गई है। जय हो। मतलब कि 10 मिनट, लगभग 10 मिनट और हैं। तो इसलिए मुझे याद आ रहा है कि लोहे का स्वाद उस लुहार से मत पूछ, उस घोड़े से पूछ जिसके मुख में 24 घंटे नाल होती है। तो लोहे का स्वाद उस लुहार से मत पूछ। लुहार किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। लुहार उस ऐसे सर्जक का नाम है जो उस लोहे को गर्म करके अपनी इच्छानुसार उसे हथियार के रूप में बनाता है। वो एक पारंगत हमारा एक ऐसा शोधक होता है। उससे मत पूछ, क्योंकि वो तो आग में जला करके उसे आकृति दे रहा है। उस घोड़े से पूछ जिसके मुख में 24 घंटे नाल होती है। तो साहित्यकार तभी बहुत देर तक जीवित रह सकता है, लोगों के बीच में, समाज के बीच में, हर एक कालखंड में बहुत देर तक तभी याद रह सकता है। तुलसी तभी हम बन सकते हैं, सूर हम तभी बन सकते हैं, घनानंद हम तभी बन सकते हैं। घनानंद की मुझे पंक्ति याद आ रही है, 10 मिनट है, मैं अब उसको समाप्त भी कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया, इतना आशीर्वाद दिया, ऐसा भी आगे मुझे मिलता रहे। घनानंद जी कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ के सयानब बांक नहीं। ये जो स्नेह का मार्ग है ना, ये बड़ा सीधा होता है। वहां टेढ़े मेढ़े रास्ते का कोई काम नहीं है, वहां चालाकी का कोई काम नहीं है। तो साहित्यकार का जो रास्ता बड़ा सीधा होता है, वो किसी वितंडावाद में नहीं रहता। और जो साहित्य वितंडावाद में जाता है वो साहित्य बड़े देर तक नहीं रहता। वो जुमले में तो रह सकता है, पर बड़ी देर तक वो किसी व्यक्ति के हृदय में घर नहीं बना सकता। इसलिए हम अति सूधो स्नेह को मार्गे, इस साहित्य का स्नेह जो है, का जो रूपी मार्ग है, वो बड़ा सीधा है। जहां को सिंहाना बांक नहीं, यहां हमें अपने को त्यागना होगा, हमें कबीर को बनाना होगा। कबीर मुरलिय मुराड़ा हाथ जिसको कहते हैं। कबीर कहता कि यदि मेरे साथ चलना है तो आपको अपने घर को जलाना होगा। कहने का मतलब है आपको अपने स्वार्थ को जलाना होगा। वही साहित्यकार, वही रचनाकार, वही शब्द साधक, वही संगीत साधक, संगीत और उस साहित्य की साधना को बहुत देर तक जीवित रहने के लिए वही व्यक्ति सक्षम हुआ है जिसने अपने निजी स्वार्थ को तिलांजलि दी है। वही तुलसी बना है, वही रहीम बना है, वही संदेश रासक के अब्दुल रहमान बने हैं, वही जो है चंदवरदाई बना है, वही कवि आपके बिहारी, वही मतीराम बना है, वही जो है आपके भारतेंदु बने हैं, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी बने हैं, वही हमारे हिमाचल प्रदेश के साहित्यकार बने हैं जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं। अनेक है जिन्होंने अपनी रचनाएं, जिसमें हमारे गनी जी एक हैं, वीर जी एक हैं, हमारे हरनोट साहब एक हैं, जो लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं और उनकी कहानी पढ़ी जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बहुत जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। रेखा जी एक हैं। बहुत सारे जिनके नाम में, जो जिनका नाम मैं छोड़ रहा हूँ, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सभी रचनाकार कालक्रम के अनुसार इनको हम रख रहे हैं। कोई भी हिमाचल का साहित्य सर्जक छूट नहीं जाएगा, नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए आप लोग मेरे जो हैं वो सचेतक हैं, आप लोग मुझे सचेत करते रहे कि इस कालखंड में ये कवि, ये साहित्यकार, ये कहानीकार हमारे हिमाचल प्रांत में रहा है, उन्होंने ये रचना लिखी है। और हम उन रचनाकारों को, उन रचनाओं के माध्यम से काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य में लाएंगे, कला भाषा संस्कृति अकादमी के आधार के माध्यम से। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, जिस प्रकार से मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत सी प्रसिद्ध उक्ति है, लोहे का स्वाद उस लोहार से नहीं, घोड़े से मत पूछो। हाँ, ये अपना जो अर्पण जम्बाल नूतन